10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। देखो भाई वृत्त का कुछ क्वेश्चन पिछली वाले वीडियो में बता चुके हैं हम, और आ गए हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर। और बता दे वृत्त से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि जो रचनाएं चैप्टर है वो अब इसमें नहीं है ना। इस वाले मतलब 2025 में तुम लोग को रचनाएं चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं खेला। क्या है क्वेश्चन भाई? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका डायग्राम बनाते भाई। देखो डायग्राम क्या होगा, सस्ता सवाल है भाई, बस एक कंसेप्ट है। देखो क्या है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु जो है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मान लेते हैं वो बिंदु मेरा है ए, और कह रहा है कि वही बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है मेरा, उसी बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है, मान लो ये मेरा स्पर्श रेखा भाई, और उसका हमको लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं? इसका लंबाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ भाई, वृत्त के केंद्र से मतलब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये बात तो पता ही होगा। हाँ, नहीं पता होगा तो पिछला वाला वीडियो देखना भाई, उसमें एकदम अच्छे से बताए हुए हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और इसका भी नाम दे देते हैं, केंद्र को ओ नाम दे देते हैं, इसको बी। अब देखो हमको निकालना है त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या होगी? आर निकालना है कि नहीं? अब क्वेश्चन में हमको आर निकालना है, और ये बात पता है, और यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी लगा दो भाई। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है? जो कर्ण का स्क्वायर, ऐसे कहो थोड़ा अच्छा। 4 नंबर का सवाल देखो 2024 में पूछा हुआ सवाल है, तो ऐसा लिखो कि 4 नंबर मास्टर चेक करने वाला तुमको पूरा 4 में से 4 दे भी दे। कैसे लिखना है? त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में लिखना ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ओ ए का स्क्वायर बराबर फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ओ ए कितना दिया है भाई हमको? ओ ए दिया है 7.5 का स्क्वायर, ओ बी क्या है मेरा? आर है, प्लस ए बी कितना है? 6 है। अब कुछ बच्चे तो ये दशमलव देखकर ही घबरा जाएंगे, अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव में मेरा क्या होगा? दशमलव में गुणा भी हो सकता है ना, लेकिन दशमलव से डरने की बात नहीं है भाई। और इसका सेटिंग करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये 7.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ऐसा ही छोड़ो। 6 का स्क्वायर इधर बुला लो, तो ये -6 स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है? आर स्क्वायर, रहने दो उसको। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब पता ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बराबर क्या होगा मेरा? आर स्क्वायर होगा। अब देखो 7.6 में से 6 घटाएंगे, 7.5 में से 6 घटाओगे तो ये आगे वाली संख्या इसमें से घटेगा, तो ये होगा 1.5, और इस ब्रैकेट में बचेगा कितना? 7 6 13.5। उधर क्या है? आर स्क्वायर। अब देखो एक काम क्या करने जाएंगे, मतलब एक बात बताते हैं तुमको। जैसे अगर यहाँ पर कहीं लिखा है 1.32 और लिखा है 1.8, ठीक है, यहाँ पे जो दशमलव हटता है, कैसे हटता है वो तरीका बता रहे हैं। सॉरी भाई, ये दशमलव हटाने का तरीका क्या है? अगर एक पीछे से देखो, पहले दशमलव कितने अंक के बाद है? यहाँ पर कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। तो ये क्या है? यहाँ पे करेंगे हम 10 का गुणा। ठीक है, 10 का गुणा। देखो जब इसका इसमें गुणा करोगे, 1.8 का 10 में गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, बचेगा कितना? 18 आ जाएगा, और नीचे वाला 10 हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें देखो पीछे से कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद, तो हमको 2 जीरो लाना पड़ेगा इस दशमलव को हटाने के लिए। जितने से ऊपर गुणा किए उतने से नीचे भी गुणा करेंगे भाई, 2 जीरो मतलब 100। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? एक मतलब 132 आएगा, और नीचे वाला 100 लिखना पड़ेगा। देखो इस तरीके से हम दशमलव को हटाते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये सब थोड़ी है। क्या है? 1.5 है ना क्वेश्चन में, क्या है? 1.5। पीछे से कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, तो 10 से गुणा करेंगे, 1 जीरो से ना, तो आएगा कितना? इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 और बटे में 10, मतलब 1.5 को तुम क्या लिख सकते हो? 15/10। और क्या दिया है? 13.5। 13.5 पीछे से कितने अंक के बाद दशमलव है भाई? 1 अंक के बाद है, तो 10 से ही ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। इसका जब इसमें गुणा कर देंगे दशमलव हट जाएगा, मतलब 135 आएगा, और नीचे 10 लिखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया ना? 1.5 को वो लिखेंगे और इसको ये लिखेंगे। आओ लिखते हैं भाई, देखो कैसे लिखते हैं। हाँ, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 1.5 है तो इसको लिख सकते हैं 15/10, और गुणा है, यहाँ गुणा लगा दिए, और इसको लिख सकते हैं 135/10, और बराबर आएगा मेरा आर स्क्वायर। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, देखो क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर बराबर 15 गुणे 135 को तुम क्या लिख सकते हो भाई? 15 9 135। हाँ सर, पहाड़ा तो 15 का हमको याद नहीं है, लेकिन ठीक है
15 9 135 होता है, तो ये 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा R बराबर क्या आ जाएगा, करनी के अंदर 15 गुणे 15, 9 को तुम लिख सकते हो 3 गुणे 3 और बटे में क्या है 10 गुणे 10। ये जो करनी है भाई ऊपर नीचे सब में करनी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जो करनी के अंदर जो चीज 2 बार गुणे में लिखी होती है उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो आओ बाहर लाते हैं। 15 गुणे 15 2 बार है, एक 15 बाहर आ जाएगा। 3 गुणे 3 2 बार है, एक 3 बाहर आ जाएगा। नीचे से 10 गुणे 10 2 बार है, तो एक को 10 बाहर आ जाएगा। तो ये 15 तिया 45 होता है भाई, और बटे में क्या है 10। तो जैसे इसमें दशमलव लगा था हटा था उसी तरह दशमलव लग भी जाएगा। नीचे कितना है भाई, एक जीरो है, तो यही एक जीरो इस एक अंक पे दशमलव लगा देगा, मतलब 4.5। तो R का मान आ गया 4.5 सेंटीमीटर। यही होगा आंसर भाई। 4 नंबर तुम लोग को मिल गया। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है भैया, सकेंद्रीय वृत्त ले लिए। फिर क्या कह रहा है कि इसमें जो बड़े वृत्त की जीवा होगी वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि पहले 2 सकेंद्रीय वृत्त है, और बनाते हैं डायग्राम। एक वृत्त बनाते हैं, ये मेरा हो गया एक वृत्त। 2 सकेंद्रीय वृत्त की बात किया है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय मतलब क्या होता है कि 2 वृत्त बनाइए, दोनों वृत्त का केंद्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक वृत्त बनाए, इसका केंद्र ये हुआ, दूसरा वृत्त भी इसी केंद्र पर बनाइए। चलिए सर दूसरा वृत्त भी बना दिए इसी केंद्र को मानकर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो पहले वृत्त का मेरा है, ये सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त में एक ऐसा जीवा खींचो जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करे। ये देखो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करता हुआ मैंने एक जीवा खींच दिया भाई। ठीक है, मतलब कि ये जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है जिसको हमने नाम दे दिया AB, ये छोटे वाले वृत्त का स्पर्श रेखा की काम कर रहा है ना। हाँ बात तो सही है। कह रहा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु जो ये है, कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है उस छोटे वृत्त को जहां पर स्पर्श कर रही है उस वहां पे कोई स्पर्श बिंदु है, उसका नाम दे दिए M। इसी पर ये समद्विभाजित होती है। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, साधारण भाषा में लिख देते हैं। देखो सिद्ध क्या करना है, यहां पर सिद्ध करना है कि जो AM होगा वो बराबर होना चाहिए MB के ना। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये AM इसके बराबर हो। समद्विभाजित होने का मतलब यही होता है भाई। तो हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र मेरा है, केंद्र को मान लिए O को M से मिलाएंगे, इसको मिलाओ देखो। और हमको पता है एक बात कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसकी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा भाई। ठीक है, इसको तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो देखो बता रहे, एक तरीका क्या है, इसमें केवल बातें लिखनी पड़ेंगी। दूसरा तरीका जिसमें कैलकुलेशन होगा, और बातें लिख कर प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। 4 नंबर का सवाल है तो तुम प्रूव करके दिखाओ कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, बातें लिखने वाली क्या बात है वो बता देते हैं। देखो कोई भी जो, अगर तुम्हारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र है और वृत्त में एक जीवा है, अगर वृत्त के केंद्र से तुम इस जीवा पे लंब खींच रहे हो तो ये जो लंब है ना इस जीवा को समान भागों में विभाजित करता है। यही बात लिखकर तुम कह दोगे कि AM बराबर MB, सिद्ध हो गया। लेकिन ये क्योंकि देखो ये एक लंब खींचा गया है ना केंद्र से, सेम केंद्र तो है बड़े वाले वृत्त का, वो भी तो केंद्र है, वहां से एक लंब यहाँ पे हमको दिया हुआ है और ये बराबर इसके हो जाएगा इसी बात पर। लेकिन ऐसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, और हम दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे, ये देखो अब क्या करेंगे, ये जो OA है इसको मिला दो, OA मिला दिए, फिर OB मिला दो। ठीक है, अब हमको दोनों त्रिभुज दिख रहा होगा, क्या AOM और OMB। तो हम इसी में काम करेंगे। क्या देखो, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OMB में, OBM में या OMB में, है ना। OAM तथा OBM में देखो हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो है OA बराबर OB, OA बराबर OB। अब कहोगे ये कैसे बराबर हो गया, ध्यान से देखोगे ये जो बड़ा वाला वृत्त है ये O है उस वृत्त का केंद्र, और A उसी वृत्त पर एक बिंदु है। O केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ पर OA भी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, OB भी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए OA बराबर
ओ बी होगा, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, त्रिज्या ना। और देखो क्या, और इसमें क्या है, ओ एंगल देखो ओ एम ए, एंगल ओ एम ए बराबर होगा एंगल ओ एम बी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 डिग्री का बनेगा। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है। अब आते हैं ये देखो, एक और बात क्या है इसमें, ओ एम बराबर ओ एम। क्यों? ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ओ एम देखो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसीलिए कहेंगे ओ एम बराबर ओ एम, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहां पर हम बोल सकते हैं क्या, आर एच एस सर्वांग समता से। अब कहोगे अरे ये सर्वांग समता वाली बात कहां से आ गया, क्योंकि त्रिभुज में हम तो समरूप पढ़े हैं, सर्वांगसम तो पढ़े नहीं है। कहो भाई लेकिन सर्वांगसम तुम क्लास 9th में पढ़े हुए, उसका एक टॉपिक यहाँ पे यूज कर दिए। एक जो होता है, मतलब कि उसमें कई प्रकार की सर्वांग समता होती है, जिसमें से हम एक को यूज किए, आरएचएस सर्वांग समता। और ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी वृत्त में अगर दो त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो वो आरएचएस सर्वांगसम पर ही वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसीलिए अगर तुमको सर्वांगसम वाली बात नहीं पता है तो तुम केवल एक ही बात याद रखो, आरएचएस सर्वांगसम, बाकी सबसे ये थोड़ा अलग है। अलग क्या है भाई, आर मतलब क्या होता है, देखो पिछले वीडियो में भी सबके बारे में चर्चा किए हुए हैं, लेकिन आप बता देते हैं। आर मतलब होता है राइट एंगल, अंग्रेजी में आर का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है समकोण, कह रहा है राइट एंगल मतलब होता है समकोण। और एच मतलब होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब हो गया कि समकोण के सामने जो होता है कर्ण, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनस। एस का फुल फॉर्म हो गया साइड, एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। मतलब कि आप इस वाले आरएचएस सर्वांग समता का यूज तब कर सकते हैं जब आपके पास दोनों त्रिभुजों में एक समकोण हो, मतलब वो समकोण बराबर हो। तो देखो मेरा ये समकोण बराबर हो, हाँ ठीक है। दूसरी बात ये होना चाहिए कि उन दोनों का हाइपोटेनस एक दूसरे के बराबर हो। हाइपोटेनस मतलब उन दोनों का कर्ण एक दूसरे के बराबर हो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये OA जो OB है, ये इस वाले त्रिभुज का कर्ण है और इस वाले त्रिभुज का कर्ण OB है। हाँ ये भी बात सही है। और कोई भी एक साइड ले लो, साइड देखो OM दोनों त्रिभुज में एक साइड ले लिए OM, S मतलब साइड। तो हम बोल सकते हैं ना आरएचएस सर्वांग समता से त्रिभुज ये जो है OM सर्वांगसम का चिन्ह देखो ऐसे बनता है भाई, OAM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, OBM के, ठीक है। देखो यहां से OA बराबर OB, AM बराबर AM हो जाएगा, OM बराबर OM, ठीक है। अब सर्वांगसम, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि उनके सभी कोण और उनके सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहां पर क्या होगा, देखो इस वाले त्रिभुज में मतलब OAM, छोटे वाले त्रिभुज में हम ये वाले भुजा ले लेते हैं AM, ऐसे सर्वांग समता की कसौटी, हाँ AM बराबर, और इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं BM, AM बराबर BM। यही तुमको सिद्ध करना था भाई। और ये क्यों हुआ, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना, सर्वांग समता की कसौटी पर, ठीक है। सर्वांग समता की कसौटी पर ये बराबर ये सिद्ध है, बस इतना से इतू सा काम करना है भाई, 4 नंबर तुमको मिल जाएगा। बस हमको इसलिए देखो ये काम हम चाहते थे बस क्या 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर देते, लेकिन तुमको समझाने में थोड़ा समय लगा कि ये सब बातें हो क्या रही हैं, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। बहुत मस्त सवाल है भाई, ये एनसीईआरटी का सवाल है, हो सकता है इस बार 2025 में तुम्हारा आए, ठीक है। हाँ तो कह रहा है कि एक वृत्त बनाइए सर, लीजिए हम वृत्त बना दिए। और कह रहा है कि इसके परिगत मतलब भी समझ जाओ कि एक सम मतलब एक चतुर्भुज बनाना है, उसके अंदर आपका वृत्त होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके परिगत, इसके चारों ओर से एक चतुर्भुज बना देते हैं, जो कि इसकी भुजाएं इसको स्पर्श करती हुई जा रही हैं, ठीक है। ये मेरा बन गया क्या, एक चतुर्भुज। इसको हम दे देते हैं नाम ABC और D, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या होना चाहिए। पहले ये चतुर्भुज है कौन सा, ये चतुर्भुज कह रहा है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब है कि हमको कुछ बातें दी गई हैं, दिया है, क्या दिया है भाई,
ये चतुर्भुज समांतर है, इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज की जो होती है प्रॉपर्टी, समांतर चतुर्भुज में उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमको समांतर लिखना नहीं है, बराबर वाली बात, क्योंकि बराबर वाला बात यूज करना है, तो जो यूज करना है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी दिया है, और ये देखो ए बी के सामने वाला भुजा सी डी हो गया, ए डी के सामने वाला भुजा बी सी हो गया, मतलब ए डी बराबर बी सी। ये बात हमको दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ए बी सी डी को हमको क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की क्या बातें होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमको ये एक बात दिखा देना है कि इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं, जैसे ये देखो आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे बराबर है ना, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी बराबर ए डी है, ठीक है, अगर हम ए बी को ए डी के बराबर दिखा दिए तो ऑटोमेटिकली ए डी बराबर सी डी हो जाएगा। अब ए डी बराबर सी डी और ए बी बराबर बी सी ऑलरेडी है, मतलब कि ए डी बराबर ये बी सी हो जाएगा, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब कि तुमको सिद्ध करना है कि कोई भी दो संलग्न भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध कर दो। तो आओ हम करते हैं वही काम। यहाँ पे सबसे पहले देखो जो दिया है वो काम ये तो दिया है, और भी कुछ बातें दी हुई हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये जो बिंदु डी है वो इससे जो रेखा जा रही है, यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु स्पर्श रेखा पर एक वो है ना बिंदु P Q R S। अगर ध्यान से देखो तो DP बराबर DS होगा, DP बराबर DS होगा। कहोगे क्यों, क्योंकि देखो ये जो बिंदु D है, D से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं DP और DS, और एक ही बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। पिछले वीडियो में भी ये सब बातें बताए हुए हैं। हाँ, तो DP बराबर DS होगा। आगे देखो क्या होगा भाई, इस बिंदु के लिए क्या होगा, AS बराबर AR होगा, मतलब AS बराबर AR हो जाएगा ना, AR बराबर AS, ये बात भी लिख सकते हो। ठीक है, और इस बिंदु के लिए जो होगा क्या, BR बराबर BQ होगा, है कि नहीं। देखो इस बिंदु के लिए BR बराबर BQ होगा, ठीक है, और इस बिंदु के लिए क्या होगा, CP बराबर CQ होगा, CP बराबर CQ होगा। ठीक है, मतलब DP AR, DP कहाँ है भाई, DP और AR, इधर से BR और CP, इधर से क्या है भाई BR और CP। ठीक है, अब हम देखो ये क्या करेंगे, एक कोण, एक समीकरण, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ये बातें समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से चारों समीकरण को जोड़ोगे तो देखो क्या होगा भाई, DP प्लस AR प्लस BR प्लस CP, और उधर क्या है DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। अब ध्यान से एक बात देखना भाई, यहाँ पर जो तुम्हारा DP है और यहाँ पे जो CP है, तो ये देखो DP प्लस CP यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन दोनों को पास ला दो, DP प्लस CP और प्लस AR प्लस BR, और उधर क्या हो जाएगा DS AS, इन दोनों को देखो DS AS और BQ CQ। अगर DS प्लस AS कहाँ है भैया मेरा, DS प्लस AS, ये देखो इस भुजा को इस भुजा में जोड़ेंगे तो हमको ये पूरी भुजा मिलेगी AD, है कि नहीं, हाँ मिलेगी। मतलब DS प्लस AS को हम लिख सकते हैं AD, और प्लस BQ प्लस CQ कहाँ है भैया, ये देखो इस भुजा को इस भुजा में जोड़ेंगे तो हमको ये पूरी भुजा मिलेगी भाई, मतलब BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। उसी प्रकार जैसे उधर लिखे हुए हैं उसी तरह इधर भी देखो DP प्लस CQ, DP प्लस CP, मतलब इस भुजा को इस भुजा में जोड़ेंगे तो ये वाली भुजा हमको पूरी मिलेगी, मतलब ये क्या है CD है, प्लस AR प्लस BR कहाँ है, AR इस भुजा में इस भुजा को जोड़ेंगे तो ये हमको पूरा भुजा मिलेगा। हाँ मिलेगा भाई, ये क्या है AB हो जाएगा, बराबर इधर क्या है AD प्लस BC। तरीका बहुत आसान है भाई, बस ध्यान देना है कि क्या क्या हम ले रहे हैं। ये लेते वक्त अगर तुम सही से चूज कर लिए तो एकदम सही से ही आएगा, अगर इधर का बात उधर लिख दिए उधर का बात इधर, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आओ करते हैं आगे। अब CD प्लस AB, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ से
इसको समीकरण x मान लो कोई, इसको समीकरण y मान लो। तो देखो AB बराबर CD है, मतलब इस CD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना समीकरण x से, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं AB, और यहाँ पर ऑलरेडी AB है तो इसको सही छोड़ो, बराबर AD प्लस BC। देखो AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ BC, यहाँ पर क्या है BC। अब कहोगे ये कैसे लिखें, एग्जामिनर को बताने के लिए ब्रैकेट में लिख देना समीकरण x व y से, है कि नहीं, इतने में तो समझ जाएंगे वो। अब AB प्लस AB हो जाएगा 2AB बराबर BC प्लस BC हो जाएगा 2BC, ये 2 से 2 कटेगा, AB बराबर BC। यही तुमको सिद्ध करना था भाई, दो संलग्न भुजाओं को हमको बराबर दिखाना था। तो देखो AB और BC दो संलग्न भुजाएं हैं कि नहीं, यहाँ से AB और यहाँ से BC, मतलब ये दोनों में एक कॉमन पॉइंट इससे हो रहा है, मतलब ये भुजा इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब इसी प्रकार आने वाली भी भुजाएं चारों आपस में बराबर हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, उसके साथ साथ ये एक सम चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देना क्या, सिद्ध है। तो यहां से तुमको मिल जाएगा 4 नंबर। आते हैं अपने अगले सवाल पे भाई। अगला सवाल देखो क्या है भाई, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो 2024 में भी आए हुए हैं, 2023 में भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, उसको भी आओ डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, मतलब ये एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2। कैसे होगी आओ हम दिखाते हैं। देखो ये एक वृत्त है भाई, अब इसका वृत्त का व्यास बना दो कहीं से भी, चलो तुम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, हम बना देते हैं ऐसे। ये वृत्त का व्यास है, कह रहा है क्वेश्चन मेरा क्या कहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त का व्यास का सिरा कहाँ है, एक सिरा तो यह है, दूसरा सिरा ये है, फिर कह रहा है सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब बताओ एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो वृत्त पर, याद रखना भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बिंदु से वृत्त पर हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा मेरा ये जाएगा और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा मेरा ये जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ये देखो स्पर्श रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो कितने स्पर्श रेखाओं की संख्या है भाई, 2 है। तो 2 ऑप्शन जहां भी हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान होगा। आओ इस सवाल को करते हैं भाई, इसको थोड़ा इसी में कर देते हैं खेला। ये मेरा एक वृत्त है, कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ये मेरा O है, एक बिंदु यहाँ पर P है, कह रहा है यहाँ से एक स्पर्श रेखा मेरा PA है और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से मेरा PB है, और कह रहा है कि ये कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, तुरंत कैलकुलेट करेंगे और 1 नंबर निकालेंगे। फिर क्या कह रहा है, झुकी तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। POA मतलब इसको मिलाया गया है, ये वाला कोण तुमसे पूछ रहा है ना, एंगल P, इसको मान लेते हैं X। POA निकालना है जिसको हमने X मान रखा है। तो तुमको पता होना चाहिए भाई ये प्रमेय, मतलब कि ये क्वेश्चन जैसा कि मतलब अगली वीडियो में हम प्रूव किए थे कि ये इसके बराबर कैसे होगा। सर्वांशम दिखाकर तुम बता सकते हो कि ये इसके बराबर होगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कि ये दोनों कोण समद्विभाजित हो रहे हैं ना। ये 80 डिग्री था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। उसी प्रकार जो केंद्र का कोण होता है वो भी ये रेखा दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, यहाँ वाले कोण को भी और यहाँ वाले कोण को भी समद्विभाजित करती है। तो देखो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब ये जो त्रिज्या है वृत्त के स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, हाँ बनाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा मेरा। अब त्रिभुज OAP में देखो, OAP में तुमको क्या 3 कोण दिख रहा है, एक X, एक 90, एक 40, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा भाई। 90 प्लस 40 बराबर 180 होना चाहिए, तो X बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो 130 आएगा, माइनस वो पट्टी जाके मतलब उस पार जाके, तो इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 50 डिग्री। X का मान जहाँ भी 50 दिख रहा हो भाई टिक करो और 1 नंबर पाओ। 50 है कहीं ऑप्शन में, हाँ है, कहे गिर रहे हो। हाँ तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इसको करने का बहुत सा तरीका है भाई, जिसमें से एक तरीका हमने तुमको बताया कम समय बचाने के लिए, ये सब बातें पता होगी तो ये आंसर ला सकते हो, ठीक है।
अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ये एक वृत्त बनाओ भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत बड़ी बात थोड़ी है, वृत्त बना लो। कह रहा है स्पर्श रेखा खींचिए आप यहाँ से, कहीं से भी, यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो। स्पर्श रेखा कह रहा है कि उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद, कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, देखो बस एक ही बिंदु पे तो छू के जा रही है। ये स्पर्श रेखा भी एक ही बिंदु पे छू रही है, ये स्पर्श रेखा भी एक ही बिंदु पे छू रही है, मतलब कि इसका आंसर 1 होना चाहिए। जहाँ कहीं भी ऑप्शन में 1 दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है और इसका भी दम खत्म कर देते हैं अभी। क्या कह रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। एक वृत्त बना लिए भाई, ये हो गया मेरा केंद्र जिसको नाम दे दिए O, इसमें से कोई स्पर्श रेखा नाम दे दिए यहाँ पर A, और ये त्रिज्या यहाँ पर होगा 90 डिग्री का। अगर इस केंद्र को O से मिला देंगे, A से मिला देंगे तो ये बात हो जाएगी। ये मतलब डायग्राम मेरा बना, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ये वृत्त का स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है जिसको नाम मैंने B दे दिया, तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। क्या सस्ता सा सवाल पूछ रहा है, इसके लिए भी डायग्राम थोड़ी बनाना है भाई, यही कोण का मान पूछ रहा है। देखो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, जहाँ कहीं भी 90 दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। ठीक है भाई, ये थे वृत्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुमको बता दिए हैं। और ये कंफर्म है कि वृत्त से 4 या 6 नंबर के बीच का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता था, रचनाएं, और वृत्त के जगह पर रचनाएं में से क्वेश्चन ज्यादा आता था। लेकिन अब वो तो हट गया चैप्टर, तो वो हट गया, तो अब इस पर ज्यादा प्रायोरिटी होगा, मतलब इससे क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।